क्या हो अगर आपकी माँ ही आपके जान की दुश्मन बन जाए। एक ऐसी रात जहाँ लिफ्ट के बंद दरवाजे के पीछे मौत नाच रही है। मूवीज में फैमिली प्रेजेंस यूजुअली हमें डीप इमोशंस फील कराती है, लेकिन ये वाली फैमिली डायरेक्टली पीटीएसडी देगी। और ऑनेस्टली इस मूवी को देखने के बाद लिफ्ट, किचन और चीज ग्रेटर तीनों से ट्रस्ट इशू हो जाएगा। Yes, exactly. तो लाइट्स डिम करो, हेडफोन्स लगाओ और तैयार हो जाओ देखने के लिए एक ऐसी मूवी जहां डेमन्स डराते कम और मेंटल प्रेशर ज्यादा देते हैं। मूवी की ओपनिंग होती है एक ड्रोन शॉट के साथ, जो जंगल के बीचों बीच उड़ता हुआ सीधा एक लड़की नेम्ड टेरेसा के पास पहुंचता है, जिससे वो डर जाती है और अपने दोस्त कैलेब, जो कि ड्रोन उड़ा रहा था, को डांट कर कहती है कि अभी मेरा इससे सर कट जाता। तो कैलेब इस बात को हंसी में उड़ा देता है। टेरेसा कैलेब से इरिटेट होकर जेसिका को देखने जाती है, जो कि कैलेब की गर्लफ्रेंड है। जेसिका बेड पे लेटी होती है विद जीरो रिस्पॉन्स। अब पहले तो नॉर्मल लगता है कि शायद वो सो रही होगी, तबीयत खराब होगा, लेकिन सडनली जेसिका ट्विच करती है, देन अगेन नॉर्मल हो जाती है। आफ्टर दैट टेरेसा एक बुक लेके पढ़ने बैठती है कि तभी वो देखती है कि जेसिका स्ट्रेट बैठ गई है और वर्ड टू वर्ड बुक का लाइन पढ़ रही है, और फिर जेसिका अचानक से बेड से गिर जाती है। फिर कुछ क्वेश्चनेबल लिक्विड वोमिट करती है। इसके बाद टेरेसा का बाल पकड़ के स्कैल्प सहित उखाड़ देती है और फिर बाहर लेक के पास जाके कैलेब का सर धड़ से अलग कर देती है। हम अब पोजेस्ड जेसिका को हवा में लेविटेट होते हुए देख पाते हैं, लाइक अ विल्ट्रुमाइट्स। इसी के साथ इविल डेड राइज मूवी की शुरुआत होती है, लेकिन अभी आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आया होगा कि ये तीनों कौन थे और यहाँ पोजेशन कैसे हुआ। इस चीज को समझने के लिए हमें एक दिन पहले जाना होगा, जहाँ से ये सब चीजों की शुरुआत हुई। कट टू नेक्स्ट शॉट, हमें एक मैग्निफिसेंट फैमिली से मिलाया जाता है, एंड व्हेन आई से मैग्निफिसेंट दैट इज एन एब्सोल्यूट लाई, क्योंकि यहाँ घर का बेटा नेम्ड डेनी म्यूजिक प्ले कर रहा होता है विद लिटरली हाफ हेडफोन्स ऑन। सबसे छोटी बेटी नेम्ड कैसी डॉल का सर काट रही थी। मीनवाइल कैसी की बहन ब्रिगेड मेन डोर ओपन करती है, जहां उसके फ्रेंड्स आए हुए थे मूवी नाइट आउट का पूछने के लिए, विद लिटरली चीटोस ऑल ओवर हिज लिप्स। पर ब्रिगेड उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है। उसी रात इन तीनों की माँ एली की सिस्टर बेथ उससे मिलने आती है। बेथ सबके लिए गिफ्ट लाती है और एली के हस्बैंड के लिए भी गिफ्ट लेकर आई होती है, लेकिन तभी माहौल ऑकवर्ड और टेंस्ड हो जाता है। एली बच्चों को पिज्जा लाने के लिए भेज देती है ताकि वो बेथ से अकेले में बात कर सके। जब बेथ को एली और उसके हस्बैंड के सेपरेशन के बारे में पता चलता है तो वो इमोशनल हो जाती है और कहती है कि एली को उसे पहले बताना चाहिए था। लेकिन एली बताती है कि उसने बेथ को 2 बार कॉल किया था, एक बार सेपरेशन के वक्त और दूसरी बार जब वो इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। ये सुनकर बेथ को गिल्ट फील होता है और वो अपनी बहन से माफी मांगती। इसी बीच डेनी, ब्रिगेड और कैसी पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक लेकर वापस आ रहे होते हैं कि तभी अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है। पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है और पार्किंग एरिया में बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं। ऊपर एली और बेथ भी डर जाते हैं, जबकि नीचे तीनों बच्चे घबराकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और फिर ब्रिगेड डैनी से पूछती है कि तुम वहाँ क्या देख रहे हो। तो डैनी कहता है कि यहाँ एक होल हो गया है। वेल सीम्स लाइक ही इज सो फैसिनेटेड अबाउट ए होल इन द ग्राउंड। और फिर वो उसमें फ्लैश जलाकर देखता है एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक होम वो उस होल में डीप डाइव करने उतर जाता है। वहाँ उसे बहुत सारी पुरानी बुक्स मिलती हैं और कुछ रिकॉर्ड्स भी मिलता है, बट जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे जंप स्केयर मिलता है फ्रॉम द जीसस। इस मोमेंट पे तो मैं भी भाग जाती वहाँ से। आगे बढ़ने पे उसे एक फोटो भी मिलती है जिसमें 3 प्रिस्ट दिख रहे होते हैं, साथ ही उसे एक सील्ड कॉफिन और आसपास बहुत सारे होली क्रॉसेस भी नजर आते हैं, जिससे साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहाँ किसी इविल चीज को कंटेन करके रखा गया था। लेकिन डैनी उस कॉफिन में हुए एक होल से एक ऑब्जेक्ट बाहर निकाल लेता है। जैसे ही डैनी उस ऑब्जेक्ट से कपड़ा हटाता है, उसके ऊपर से ढेर सारे कीड़े उड़ने लगते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, डैनी इस मूवी का स्टूपिडेस्ट कैरेक्टर है, जो इतने सारे साइंस को इग्नोर करने के बाद भी उस बुक को घर ले
ले आता है। You idiot. You're honestly an idiot. I don't know what's wrong with you. डैनी कहता है कि मम्मी को कुछ एक्स्ट्रा रुपए मिल सकता है इससे। ओह, इसके पास ब्रेन सेल्स हैं? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर होता तो बुक घर लाने की वजह उसको वहीं छोड़ता और रिपोर्ट करता, मे बी इससे कुछ रुपया मिल जाता। ब्रिगेड उसके बात का जवाब देते हुए कहती है कि कुछ रीजन के वजह से ही ये सब चीजें बांध के दूर रखी जाती हैं और तुम इसे घर ले आए हो। फाइनली किसी के पास तो दिमाग है इस मूवी में, और क्योंकि ये अपना कॉमन सेंस यूज कर रही है, मेरे को पता है कि ये तो पक्का मरेगी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। डैनी ब्रिगेड के सामने ये किताब खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये किताब किसी नॉर्मल लेदर कवर की नहीं थी। इसका कवर ऐसा लग रहा था जैसे किसी क्रिएचर का मुंह हो, शार्प दांतों जैसा टेक्सचर था उस पर। और तभी डैनी की उंगली उन नुकीले दांतों से कट जाती है, जिससे उसके खून की कुछ बूंदें किताब पर गिरती है, और शॉकिंगली किताब वो खून एब्जॉर्ब कर लेती है और बस किताब खुल जाता है। किताब के अंदर अजीब और डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स बनी होती है। ब्रिगेड डैनी को पेजेस पलटने से मना करती है और चली जाती है, लेकिन डैनी अब फुल क्यूरियोसिटी मोड में था। वो एक एक करके रिकॉर्ड्स प्ले करना स्टार्ट करता है। पहले रिकॉर्ड में एक प्रीस्ट बताता है कि ये किताब नेटोरोम डेमेंटो के 3 हिस्सों में से एक है, जिसे बुक ऑफ डेड भी कहा जाता है। इस किताब में पुरानी सिविलाइजेशंस और डार्क पावर्स के सीक्रेट छुपे हुए हैं। हम देख सकते हैं कि डैनी अब इन सब में और डीपली इन्वॉल्व होता जा रहा था, और अब वो दूसरा रिकॉर्ड चलाता है। इस रिकॉर्डिंग में प्रीस्ट किताब की इनकैंटेशंस पढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो वर्ड्स कंप्लीट होते हैं, रिकॉर्डिंग्स का एटमॉस्फेयर डिमोनिक हो जाता है। डैनी रिकॉर्डिंग को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं कर पाता और बुक का पेज अपने आप फ्लिप करने लगता है। मीनवाइल एक डिमोनिक फोर्स लिफ्ट के अंदर एली पर अटैक कर देती है। सीन बहुत ही पेनफुल और हॉरिफाइंग था। वो इनविजिबल एंटिटी एली के हाथ पैर तोड़ देती है और उसे टाई अप कर देती है, जिससे एली बुरी तरीके से ब्लीड होती है। साथ ही पूरे फ्लोर की लाइट्स भी चली जाती है। लाइट जाने की वजह से बेथ और कैसी भी डर जाते हैं। ब्रिगेड नोटिस करती है कि सिर्फ उनके अपार्टमेंट की ही लाइट गई है, बाकी बिल्डिंग में सब नॉर्मल है। कुछ देर बाद एली वापस ऊपर आती है और किचन में जाकर कच्चे अंडे पैन में तोड़कर पकाने लगती है। बेथ और बच्चे उसके लिए कंसर्न्ड होते हैं, पर एली बोलती है कि मैं तुम्हारे बॉडी को काट कर उसके अंदर जाना चाहती हूँ। फिर वो फ्लोर पे क्रॉल करके बेथ और बच्चों की तरफ बढ़ने लगती है। देन सम क्वेश्चनेबल लिक्विड वोमिट करती है, जस्ट लाइक जेसिका। लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए एली को होश आता है और वो सिर्फ एक बात कहती है, वो मेरे अंदर है, मेरे बच्चों को हर्ट मत होने देना, और फिर वहीं पर कोलैप्स हो जाती है। बेथ और डैनी उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट टूट चुकी होती है, और फिर जब स्टेयर्स देखने जाते हैं तो वो भी टूट चुकी होती है। अब एली को रूम में लिटा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ हर नेबर्स नेम्ड गैब्रियल एंड मिस्टर फोंडा, क्योंकि सबको लगता है कि वो मर चुकी है। गैब्रियल, बेथ और मिस्टर फोंडा एली के लिए प्रेयर्स करते हैं। उसके बाद गैब्रियल और मिस्टर फोंडा बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढने लगते हैं, और बेथ अपनी सपोजली डेड सिस्टर के पास बैठी होती है। लेकिन तभी एक फोन कॉल आता है और वो फोन एली का होता है। कॉल के अंदर एली की आवाज सुनाई देती है, मैं जिंदा जल रही हूँ, मुझे बचाओ। और तभी फोन की स्क्रीन क्रैक हो जाती है। उसी मोमेंट एली की आंखें अचानक खुल जाती हैं और वो सीधा उठकर बैठ जाती है। बेथ जब उसे टच करती है तो उसका पूरा बॉडी जल रहा होता है, तो बेथ उसे बाथटब में डाल देती है। लेकिन तभी एली दीवार पर चढ़ जाती है और इतनी जोर से चिल्लाती है कि बेथ और बाकी सब ऑलमोस्ट बेहोश होने लगते हैं। साथ ही बाथटब का पानी भी उबलने लगता है। अब एली एक एक करके सब पर अटैक करना शुरू करती है। वो ब्रिगेड को ऑलमोस्ट मार ही देती, लेकिन डैनी समहाउ एली को पुश करके दूर कर देता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि यहाँ कोई एविल एंटिटी आ चुकी है। इसी बीच गैब्रियल और मिस्टर फोंडा अंदर आ जाते हैं। एली को उस हाल में देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन एली तुरंत गैब्रियल पर अटैक कर देती है और उसकी एक आंख अपने मुंह से ही निकाल लेती है, फिर उस आंख को एक दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंकती है। मौका का फायदा उठाकर बेथ अपार्टमेंट का मेन गेट बंद कर देती है, लेकिन गेट के होल से बेथ और बाकी सब देखते हैं कि एली को पोजेस करने वाली एंटिटी ने गैब्रियल और बहुत सारे लोगों को ब्रूटली मार दिया है।
मिस्टर फोंडा एली पर गन से फायर करते हैं लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। एली उन्हें भी मार देती है क्योंकि ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं, एक सुपर नेचुरल डेडाइट एंटिटी थी। अब ब्रिगेड डैनी से लड़ने लगती है। वो कहती है कि जब से डैनी ये किताब और रिकॉर्ड्स घर में लाया है तब से ही ये सब स्टार्ट हुआ है। बेथ दोनों को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अभी आपस में लड़ने का टाइम नहीं है। मीनवाइल पोजेस्ड एली अब छोटी कैसी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है और उससे गेट हल्का सा खुलवा लेती है। जैसे ही गेट खुलता है एली कैसी का गला दबाने लगती है। थैंकफुली बेथ टाइम पर उसे बचा लेती है। इसी बीच ब्रिगेड के साथ अजीब चेंजेस होने लगते हैं। उसका वुंड इन्फेक्शन जैसा लगने लगता है। उसके मुंह, कान और नाक से काला लिक्विड निकलने लगता है। फिर वो कीड़ा उल्टी करती है। बेसिकली ब्रिगेड अब एक डेडाइट बन चुकी थी। जब बेथ किचन में ब्रिगेड को चेक करने आती है तो वो लिटरली ग्लास खा रही होती है और क्लियरली पता चल रहा था कि अब वो कम्प्लीटली पोजेशन में है। फिर ब्रिगेड चीज ग्रेटर से बेथ के पैर की स्किन निकाल देती है, जो ऑनेस्टली मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग सीन्स में से एक था। किसी तरह बेथ बचकर भाग जाती है। ब्रिगेड फिर डैनी और कैसी पर अटैक करती है, लेकिन कैसी की हैंडमेड डॉल की वुडन स्टिक ब्रिगेड के सर के आर पार चली जाती है और वो नीचे गिर जाती है। कैसी, बेथ और डैनी तीनों शॉक में होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। कुछ एक नाइटमेयर जैसा लग रहा था। सेफ्टी के लिए डैनी ब्रिगेड को बेड से बांध देता है। अब फाइनली डैनी बेथ को पार्किंग लॉट में मिली उस इविल किताब यानी बुक ऑफ डेड और रिकॉर्ड्स के बारे में सब सच बता देता है। डैनी कहता है कि उसने सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स ही सुने थे और दूसरे रिकॉर्ड की इनकैंटेशंस के बाद ही ये सब स्टार्ट हुआ। अभी तीसरा रिकॉर्ड सुनना बाकी था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लाइट नहीं थी और रिकॉर्ड प्लेयर भी टूट गया था। थैंकफुली बेथ को म्यूजिक सिस्टम रिपेयर करना आता था। वो रिकॉर्ड प्लेयर ठीक करती है और तीसरा रिकॉर्ड हेडफोन्स लगाकर सुनना स्टार्ट करती है, इस उम्मीद में कि इन सब चीजों को खत्म करने का कोई सॉल्यूशन मिल जाए। इसी वक्त ब्रिगेड फिर उठ खड़ी होती है और एली भी डक्ट के थ्रू अपार्टमेंट के अंदर घुसने लगती है। अब बेथ को पूरी ट्रुथ पता चलती है। रिकॉर्डिंग्स रिवील करती है कि ये किताब प्रीस्ट और फादर्स को मिली थी। वो इस किताब को ट्रांसलेट करके इसके सीक्रेट समझाना चाहते थे, लेकिन चर्च ने उन्हें वार्न किया था और उन्हें आइसोलेट कर दिया था क्योंकि ये एक डिमोनिक किताब थी। ये किताब इंसानी चेहरे के स्किन से बनी हुई थी और इसके अंदर लिखा हर वर्ड इंसानी खून से लिखा गया था। इसके अंदर डेंजरस डीमंस को समन करने का इनकैंटेशंस और डार्क रिचुअल्स लिखे हुए थे। प्रीस्ट इन चीजों को समझाना चाहते थे, लेकिन फादर एडमिट करते हैं कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती थी। चर्च बिल्कुल सही था। ये एंटिटी एक टेकर ऑफ सोल्स है। इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, सिर्फ इम्प्रिजन या अवॉइड किया जा सकता है। इसी वजह से फादर और उनके मेंबर्स भी मर गए थे। इसी तरह उन्होंने इस एविल बुक को उस सीक्रेट वॉल्ट में सील किया था, गॉड की प्रोटेक्शन के अंदर, ताकि ये एविल एंटिटी कभी बाहर ना आ पाए। लेकिन डैनी इस किताब की स्ट्रेंज पावर से इतना फैसिनेटेड हो गया था कि डेमन ने उसी से इनकैंटेशंस रीड करवा कर खुद को फिर से आजाद कर लिया। फादर का यह भी कहना था कि इस डेमन पर ना एग्जॉर्सिज्म का असर होता है और ना ही प्रेयर्स का। इस डेमन के खून या उसके दिए हुए वुंड्स से इंसान डेडाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेसिकली डेमन्स का एक हिस्सा उन घावों के थ्रू इंसान के अंदर चला जाता है और फिर वो भी पोजेस्ड हो जाते हैं और एक साइकिक लिंक बन जाता है डेमन और बाकी डेडाइट्स के बीच। अब रिकॉर्डिंग सुनते वक्त 2 हॉरिफाइंग चीज साथ साथ होती हैं। एक तरफ ब्रिगेड किचन में अपने ही भाई डैनी को नाइफ मार देती है। डैनी सेल्फ डिफेंस में उसे आग लगा देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ एली डक्ट के थ्रू उस रूम में आ जाती है जहां बेथ रिकॉर्डिंग सुन रही थी। बेथ उससे फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑब्वियसली एली बहुत ज्यादा पावरफुल थी। इनफैक्ट एली खुद ही रिकॉर्डिंग्स की लाइन रिपीट करके बेथ को मॉक करती है, जैसे वो कह रही हो मुझे यानी इस एंटिटी को हराया नहीं जा सकता। डैनी इंजर्ड कंडीशन में बाहर आता है लेकिन फाइनली मर जाता है। अब सिर्फ बेथ और कैसी ही बचे थे। एली बेथ को मारने आती है। तब डेमन को फील होता है
है कि बेथ प्रेग्नेंट है और उसके अंदर 2 सोल्स हैं। इस बात से डेमन और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन कैसी को अब समझ आ चुका था कि उसकी आंट माँ बनने वाली है। वो बेथ को एक सीजर पकड़ा देती है और बेथ डायरेक्टली एली के मुंह में वो सीजर घुसा देती है। कुछ देर के लिए एली वहीं रुक जाती है। अब बेथ और कैसी हॉलवे में पहुंचते हैं जहां मिस्टर फोंडा की गन पड़ी होती है। बेथ एग्जिट तोड़ने वाली होती है, लेकिन तभी एली फिर उठ जाती है। बेथ गन से एली के पैर पे शूट कर देती है, जिससे उसका एक पैर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसका हाथ भी बैडली डैमेज हो चुका था। फिर भी एली कैसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन इस बार कैसी उसकी बातों में नहीं आती और सीधा कहती है, आप मेरी मॉम नहीं हो। अब एक एक करके सारे विक्टिम्स डेडाइट्स में कन्वर्ट होने लगते हैं और क्रीपी वॉइसेस में बोलते हैं, सुबह तक कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब बेथ और कैसी के पास लिफ्ट से भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता, लेकिन लिफ्ट बंद नहीं हो पा रही थी क्योंकि घर और कार की कीज वहीं पड़ी होती है। जब एली पॉजेस्ड हुई थी तब कीज उसके हाथ में थी। कैसी स्मार्टली कीज उठाकर अपने पास रख लेती है और फाइनली लिफ्ट क्लोज हो जाता है। लेकिन तब हम देखते हैं कि एली की बॉडी के अंदर पॉजेस्ड डेनी और ब्रिगेड के बॉडी पार्ट्स कंबाइन होने लगते हैं और लिफ्ट खून से भरने लगती है। ये ऑनेस्टली मूवी का सबसे इंसेन और विजुअली डिस्टर्बिंग सीक्वेंस था और बुक ऑफ द डेड खुद ब खुद एक पेज पर खुल जाती है जहां एक हॉरिफाइंग क्रिएचर बना होता है, मल्टीपल हाथ, पैर और फेसेस वाला मॉन्स्टर। और धीरे धीरे एली उसी कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही होती है, ब्लड लेवल भी बढ़ता जा रहा होता है। लिफ्ट ओवरलोड होने लगती है और फाइनली ओपन हो जाती है, जिससे ढेर सारा खून बाहर फ्लड की तरह निकलता है। अब बेथ और कैसी खून में पूरी तरीके से भीग चुके होते हैं और कार लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार एक क्रैक में फंस जाती है। तभी एली डेमन वहां आ जाती है। डेमन कैसी को पकड़ लेता है और चेन सॉ से उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन बेथ टाइम पर उसे बचा लेती है। और ये चेन सॉ एक्चुअली ओरिजिनल इविल डेड मूवी का रेफरेंस भी होता है। अब एली डेमन बेथ को वुड चिपर मशीन में डालने ही वाली होती है, लेकिन कैसी मशीन को रोक देती है। बेथ चेन सॉ डेमन की तरफ फेंकती है और कैसी को मशीन ऑन करने के लिए बोलती है। और फाइनली वो मॉन्स्टर जिसमें एली, डेनी और ब्रिगेड सब फ्यूज्ड थे, वुड चिपर में घुसकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन डेमन एक्चुअली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, सिर्फ उसका करंट वेसल खत्म हुआ था। न किताब डिस्ट्रॉय हुई थी और न ही इविल फोर्स। ऑनेस्टली अपने ही पॉजेस्ड फैमिली को खुद मारना बहुत शॉकिंग और इमोशनल था। इसके बाद बेथ और कैसी वहां से निकल जाते हैं। अब मूवी नेक्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट होती है। एक लड़की लिफ्ट से नीचे आती है और ये कोई और नहीं बल्कि ओपनिंग सीन वाली जेसिका होती है। जी हाँ, मतलब ओपनिंग सीन एक्चुअली फ्यूचर टाइमलाइन का था और शॉकिंगली जेसिका भी इसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर रहती थी। अब सवाल ये था कि उसने रात भर की स्क्रीम्स क्यों नहीं सुनी। हो सकता है डेमन्स की पावर ने पूरी बिल्डिंग को आइसोलेट कर दिया हो। खैर, जेसिका पार्किंग लॉट में आती है और टेरेसा को 15 मिनट में पिक करने के लिए कॉल करती है, लेकिन तभी जेसिका नोटिस करती है कि पार्किंग लॉट में हर तरफ खून ही खून फैला है। वो डर के मारे पुलिस को कॉल करने ही वाली होती है, लेकिन तभी डेमन जेसिका के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ पॉजेस्ड बॉडी डिस्ट्रॉय हुई थी, डेमन नहीं। वो इविल एंटिटी अभी भी आजाद घूम रही थी अपने नए वेसल की तलाश में और फाइनली उसका नेक्स्ट टारगेट जेसिका बन जाती है। अब आपको स्टार्टिंग वाला सीन समझ आ गया होगा कि जेसिका इतना क्रीपी बिहेव क्यों कर रही थी और बस इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी रिव्यू कमेंट्स में जरूर देना। बेस्ट कमेंट्स नेक्स्ट वीडियो में फीचर होंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माय फर्स्ट एंड सेकंड मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो नेम्ड मडबॉर्न एंड मेगन। और अगर कोई सजेशन हो फॉर द नेक्स्ट मूवी तो फील फ्री टू टेल इन द कमेंट सेक्शन। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।